दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी से तो सभी परिचित हैं। कहानी उपन्यास आदि के सम्राट हैं वो। और उनके जीवन को अगर हम देखें तो 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, जैसे प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। और बहुत सारे जो भी जीवन से जुड़ी हुई इनकी जो बातें हैं वो आपके इस पाठ में है। जब आप पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले लेखक की जीवनी को आप पढ़िए। उनके जीवन से जुड़ी हुई मुख्य बातें, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई, उनकी शिक्षा, माता पिता, रचनाएं, इन सब को आप अंडरलाइन करें और उनको हमेशा याद रखें। तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, उसको आप ध्यान में रखिए। और कुछ रोचक बातें हैं जो इनके जीवन से जुड़ी हुई, वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसको आप थोड़ा सुन लीजिए। प्रेमचंद जी जो हैं वो 7 वर्ष की अवस्था जब उनकी थी, तभी उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। मतलब जैसे कि अभी बताया कि उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे विधवाओं को पहले के समय में विवाह नहीं दिया जाता था, उनको या तो सती कर देते थे या कहते थे कि इसकी दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो बच्चों की बाल विवाह कर देते थे, छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी। अगर पत्नी अगर विधवा हो गई है, पति मर गया है, तो उसको दूसरी शादी करने का भी मौका नहीं दिया जाता था। तो इस सारी परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने खुद एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। फिर 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, जिसका अर्थ है राष्ट्र का विलाप, के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। मतलब जो ये इनकी रचना थी, रचना का नाम था सोजे वतन, तो उस पर जो इन्होंने लेख लिखा था तो उसका ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने ऐसा लेख लिख के जनता को भड़काने का काम किया है। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज़ दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। मतलब अभी तक जो है उन्होंने अपना लेख धनपत राय के नाम से किया। जब इनको मना हो गया कि आप लेख नहीं लिखेंगे, तो फिर वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। मतलब कि जो धार्मिक कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं हैं, वही सब रचनाएं होती थी। लेकिन जब इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो उसमें विविधता हमें मिलती है। यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल जीवंत कथाएं देखने को मिलती हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि
उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। प्रेमचंद एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उन्होंने न केवल देशभक्ति बल्कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को देखा और उनको कहानी के माध्यम से पहली बार लोगों के समक्ष रखा। खैर, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विवाद भी हैं मुंशी प्रेमचंद को लेकर, उनकी बातों को लेकर, लेकिन इस समय हम बस यही जानेंगे कि उनका जो मुख्य जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं। फिर आते हैं पाठ के ऊपर। पाठ का जैसा शीर्षक है, दो बैलों की कथा। तो पाठ के विषय में पाठ प्रारंभ एक बार हम पढ़ लेते हैं। पाठ का प्रारूप क्या है? तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। मतलब प्रेमचंद जी ने इसमें बताया है कि जो कृषक समाज है, जो किसान वर्ग का समाज है, उनका पशुओं के साथ कैसा भावनात्मक रिश्ता है, क्योंकि कृषक समाज जो है वो पशुओं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। उनके जो भी खेती बाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं वो पशुओं के द्वारा ही होते हैं। अब आजकल आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलेंगे, साइंस के द्वारा प्रदान किए गए विज्ञान की ओर से उपकरण मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः उनके जो उनके जुड़े हुए होते हैं वो पशुओं से बहुत ज़्यादा वो जुड़े हुए होते हैं, किसान वर्ग। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। मतलब जो आज़ादी है, हमें चाहे जैसी भी आज़ादी, चाहे देश से आज़ादी या किसी बुराई से आज़ादी, तो ये हमें आसानी से नहीं मिलती। हमको संघर्ष करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो अब हम इसके बाद कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ दो बैलों की कथा। तो इस पाठ में आप पाएंगे, इसमें दो बैल हैं मुख्य रूप से, हीरा और मोती, और उसका जो मालिक है वो है झूरी, और उसकी पत्नी का भाई गया, जो कि इन दोनों बैलों को ले जाता है अपने घर, और वहाँ पर बहुत ही कड़ाई से इन दोनों बैलों के साथ पेश आता है, जो कि दोनों बैल बिल्कुल भी नहीं उस कड़ाई को पसंद करते हैं, उसके व्यवहार को पसंद करते हैं, बिल्कुल नाखुश रहते हैं वो, और इसी ताक में रहते हैं कि कैसे वो यहाँ से भाग के वापस अपने मालिक झूरी के पास चले आए। तो बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है उनको वापस झूरी के पास आने में। उस संघर्ष को हम इस पाठ में देखेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि लेखक जो है उन बातों के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या हमें सीख देना चाहते हैं। कई बार आप इस पाठ में इस तरह से बैलों को बात करते हुए पाएंगे जैसे कि वो किसी मनुष्य की तरह आपस में बात करें, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं जो हम इंसानों में होती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये पाठ है, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, शिक्षाएं हैं, उनको हम समझेंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, मतलब मूर्ख समझा जाता है। जो गधा है वो सबसे ज़्यादा मूर्ख जानवरों में समझा जाता है, और अगर बुद्धिमान जानवर अगर हम मानेंगे सबको, तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान की बात अगर हम करेंगे तो बंदर को हम कहते हैं, या हम कहेंगे वफादारी की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार होता है। गाय का उदाहरण हम देते हैं, किसी को सीधा बताने के लिए गाय हम कहते हैं। तो इस तरह से जानवरों का जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसके आधार पर एक नाम उसको दे दिया जाता है, और मनुष्य के अंदर उस तरह के अगर गुण पाए जाते हैं तो फिर हम उससे उसकी तुलना कर देते हैं कि वो उसकी तरह है। तो पाठ में बताते हैं कि जो गधा है वो सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। पहले दर्जे का मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ़ अगर हम किसी आदमी को कहना चाहते हैं तो उसको हम कह देते हैं गधा, ये तो बहुत बड़ा गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। आगे बताते हैं लेखक कि गधा सच में गधा है
या उसका जो सीधापन है, मतलब गधे के लिए बोला जाता है चाहे उसको जितने भी छड़ी मारो, डंडे मारो, तो सर झुका के ही रहता है, ना तो वो भागता है वहाँ से, ना चीखेगा चिल्लाएगा, ना आपको पलट के काटेगा जैसे बाकी पशु करते हैं। तो ऐसा वो नहीं, ऐसा बर्ताव नहीं करता। तो इस वजह से उसको गधा कहा जाता है। आगे लिखते हैं, गाय सींग मारती हैं। गाय जिनको हम गौ माता कहते हैं, तो गाय के लिए कहते हैं लेखक कि गाय भी कभी कभी सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई मतलब जिनके बच्चे हो चुके हैं, जिनके पास छोटा बच्चा है, शिशु है, बछड़ा है, तो ऐसी जो गाय होती हैं वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सींगनी का रूप धारण कर लेती है। जैसे शेरनी होती है, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी अन्य पशु को मार के खाने को भी तैयार होती है। तो ऐसा रूप गाय का हो जाता है। जो गाय जिसको हम सीधा कहते हैं कि गाय सींग नहीं मारती, माँ होती है गाय, गौ माता होती है, तो ऐसी ब्याई हुई जो गाय होती है वो बिल्कुल शेरनी बन जाती है। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर, गरीब का मतलब यहाँ पर निर्धन से नहीं, यहाँ पे लाचारी से है कि कुत्ता भी जो है वो बड़ा ही लाचार पशु है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। मतलब गधे के विषय में कहा है कि चाहे गाय को आप ले लें, चाहे कुत्ते को आप ले लें, इन सब को भी गुस्सा आता है, ये भी क्रोध करते हैं, लेकिन कभी गधे को मैंने क्रोध करते हुए नहीं देखा। लेखक बोलते हैं कभी भी गधे को मैंने गुस्सा करते हुए, अपना विरोध करते हुए नहीं देखा। चाहे उसको कितना भी मारो आप, खराब से खराब खाना दे दो और सूखी भी घास भी उसके सामने डाल दो, लेकिन कभी उसके चेहरे पर जो है असंतोष की छाया नहीं पड़ेगी। मतलब हमेशा वो संतुष्ट रहता है। फिर बताते हैं, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। वैशाख माने, यहाँ पर वैशाख का मतलब है संस्कृत में गधे का नाम वैशाख नंदन भी होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए साइड में अपने बुक में कि संस्कृत में गधे का नाम वैशाख नंदन भी होता है। तो वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो तो वैशाख यहाँ महीने से भी इसका मतलब है, पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब कभी भी उसको जो है उसको खुश होता हुआ नहीं देखा कि कभी किसी बात पे खुश हो रहा है, बहुत इठला रहा है। वो उसका चेहरे का हाव भाव हमेशा एक ही जैसा होता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। अब सच में आप गधे को अगर आप देखेंगे, उसके फेस को आप देखिएगा, उसका चेहरा हमेशा एक ही जैसा रहता है। कभी ना खुश में दिखाई देगा, ना कभी कुछ में हंसी में, या मतलब जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं उनके चेहरे पे भी हाव भाव दिख जाते हैं। गुस्सा करने पर दांत बाहर निकल आते हैं कुत्ते के, तो इस तरह के हाव भाव उसके चेहरे पे नज़र आता है। लेकिन गधे का जो हमेशा असंतोष वाला चेहरा है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब सुख दुख चाहे उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो खुश में है या दुखी में है, उसका मालिक उसको सता रहा है चाहे पर खुश रख रहा है, तो वो हमेशा जो है कभी भी किसी भी दशा में भी उसको बदलते हुआ नहीं देखा। तो मुख्य रूप से आप गधे को आप किसी धोबी के पास देखेंगे या किसी बोझा ढोने वाले के लिए। गधा इसीलिए ही लोग पालते हैं। कोई शौक से अपने घर में चेन में लगा के, जैसे डॉग्स को हम लोग रखते हैं उस तरह से नहीं गधे को रखते। गधे को अपने फ़ायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ही रखते हैं। बोझा उठाने के लिए विशेष करके गधे का प्रयोग होता है। फिर आगे बताते हैं, ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब यहाँ पर ऋषियों मुनियों की भी तुलना लेखक ने गधे से कर दी। कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों के भी गुण जितने भी आप पाएंगे वो सारे इस गधे में रहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्या कहता है, गधे को बेवकूफ़ कहता है। और जैसे ऋषि मुनि से इसलिए तुलना की, जैसे ऋषि मुनि शांत तल्लीन होके किसी चीज़ में मग्न होके तपस्या में लीन होते हैं, वैसे गधा भी होता है। उस गधा अगर एक जगह पे खड़ा है तो घंटों वहीं उसी एक अवस्था में वो हमेशा नहीं बहुत देर तक वो खड़ा रह सकता है एक ही पोजीशन में। और चाहे आप उसको सोटे से मारेंगे तो भी वो जल्दी से आपका जो है इनकार नहीं करेगा, आपके ऊपर पलटवार नहीं करेगा।
कहते हैं सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अगर ऋषि मुनियों के गुण अगर किसी गधे में है तो ये सद्गुण ही हुए। और सद्गुण का इतना अनादर मतलब किसी गधे का इतना ज़्यादा अनादर कि हम उसे बेवकूफ़ कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। तो कहते हैं इतना ज़्यादा अनादर हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर आगे बोलते हैं शायद सीधापन जो है संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इस संसार में आप देखेंगे तो सीधे लोगों का जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल है। लोग कितने छल कपट से, धोखेबाजी से भर गए हैं। और तमाम आप किस्से सुनते आए होंगे कि फलाना जगह ठगी हो गई, लोग सामान ले लिया, उन्होंने पैसा नहीं चुकाया या धोखा दे दिया। हर तरह के जो है आप वारदात सुनते आए होंगे। और कभी आप सिधाई से काम करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई के राह पे चलना पसंद करते हैं, चाहे उनको कितना भी कठिनाई का सामना करना पड़े। वो इसलिए कि उनको आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ, मैंने सच्चाई का साथ दिया है, मैंने सीधेपन से अपने काम को किया है। लेकिन इस संसार में अगर हम देखेंगे तो सीधापन जो है चालाकी के ऊपर बहुत कमज़ोर पाया जाता है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह से जीवन जीना। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही। तो ये जो लेख इन्होंने लिखा है ये उस समय का है वर्णन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है, अब भारत के लोग आराम से किसी भी देश दूसरे देश में जाकर रह सकते हैं। तो ये उस समय का वर्णन है। उस समय बता रहे हैं कि वहाँ उस समय जो है भारतीयों को बड़ा ही परेशान किया जाता था अफ्रीका में। एक और उदाहरण आपने गांधी जी का भी सुना है कि कैसे उनको परेशान किया गया था। क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं। तो बता रहे हैं कि अब जो भारतीय हैं अब बेचारे वो तो शराब पीते नहीं, जैसे वहाँ का कल्चर है, विदेशों का कल्चर है, वहाँ पर पीना ड्रिंक करना ये एक आम बात है, वो वहाँ का पैशन है। और अगर हम जैसे लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, नहीं पीते हैं, ये करते तो हमें अभद्र कहेंगे, हमें गंवार कहा जाएगा। लेकिन वही वो बता रहे हैं कि बेचारे भारतीय क्या करते हैं, शराब नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते कि कुछ पैसे बचा लेंगे वो। क्योंकि इस वहाँ पर विदेशों में जीना, रहना, खाना पीना बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो है एक इंसान के हिसाब से ये तो अच्छी बात है कि हम कुछ पैसे बचा रहे हैं, इस तरह की अय्याशी नहीं कर रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। मतलब ये सारी जो बातें हैं ये तो एक सभ्य व्यक्ति के लिए कही जाएगी ना, कहा जाएगा कि हाँ बड़ा सभ्य है, पीता खाता नहीं है और पैसे बचा के रखता है, बहुत मेहनती है, लड़ाई झगड़े भी नहीं करता। और अगर कोई उसे कह देता है, कोई बातें सुना देता है तो चुप रहता है, कुछ नहीं पलट के जवाब देता। तो आप भी कहेंगे कि हाँ ये सारी बातें तो एक सभ्य व्यक्ति में होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवहार जो है देश में असभ्य माना जाता है, लोग उन पर हंसते हैं, गंवार कहते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, तो इसको बेवकूफ़ी कहते हैं वहाँ पे। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर सच में वो भी जिनको लोग बदनाम कर रहे हैं, जो इस तरह का आचरण करके अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते तब शायद आप सभ्य कहते कि हाँ बड़ा अच्छा है, जेंटल है भाई, पीता भी है और 4 बातें सुनाओ तो पलट के जवाब भी देता। अगर इस तरह का व्यवहार होता तो आप शायद सभ्य कहते। जवान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब यहाँ पर जो है जापान का वो एक मिसाल देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम सब। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब आगे कहानी का ये रूप आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गधे को जैसे हम बेवकूफ़ कहते हैं, उसके सीधेपन पे या उसके इस लाचारी पर, तो उसका एक छोटा भाई भी है जो इसी ही कैटेगरी में आता है, जो उससे कम ही गधा है। मतलब उसके जैसा नहीं, उतना ज़्यादा लाचार या बेबस नहीं है जैसा कि गधा है।
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि गधे का एक छोटा भाई है, तो वो किसके विषय में है? वो बैल के विषय में है। तो बैल की भी तुलना की गई है गधे से, क्योंकि गधा जिस प्रकार से अपने ऊपर प्रताड़नाओं को सहता रहता है, उसी तरह बैल का भी जीवन है। बैल को हम देखते हैं कि वो खेत में हल में जुता रहता है और किसान उस पर भारी भरकम जुए को उसके कंधों पर रखा रहता है और खेत को जोतता है उसके द्वारा। और धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो है बैल के द्वारा खेत की जुताई होती रहती है और कठिन परिश्रम उससे लिया जाता है। लेकिन जो है जिस प्रकार गधा अपने ऊपर विद्रोह का कोई भी उसका जवाब नहीं देता, लेकिन बैल जवाब देता है। तो बछिया के ताऊ को भी कहा गया है, मतलब बैल को बछिया का ताऊ कहा है, गाय के बच्चे को बछिया कहा है। ठीक है। तो कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोग तो बैल को भी क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी समझेंगे, जैसे कि हम गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। लेकिन बैल को कभी कभी मैंने मारते हुए भी देखा है और कभी कभी अड़ियल भी देखा है। अड़ियल बैल मतलब एक जगह पर अगर वो अड़ गया तो फिर वहाँ से वो हिलेगा नहीं, चाहे आप उसको कितना भी मारे, वहाँ से वो टस से मस नहीं होगा। तो अड़ियल का मतलब ये है। तो कभी कभी हम किसी व्यक्ति को भी इस तरह का व्यवहार अगर हम उसके अंदर देखते तो हम उसको कहते हैं बैल है, एकदम बैल, सुनता नहीं है, बिल्कुल ढीठ हो गया है। तो ऐसी उपमा हम उसे दे देते हैं। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा वो बैल अपना असंतोष, मतलब जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपना बता देता है। रस्सी को तोड़कर या सींग चलाकर, सींग मारकर, इस तरह से कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब गधे से नीचा। गधा जो है सर्वश्रेष्ठ का बेवकूफ़ है और गधा जो है थोड़ा सा कम बेवकूफ़, उसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ से जो है कहानी दो बैलों की स्टार्ट हो रही है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काची के जो दो बैल हैं उसके जो नाम है हीरा और मोती। तो यहाँ पर हीरा मोती उन बैलों के नाम है और दोनों के स्वभाव में आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि दोनों के स्वभाव में अंतर है। परछाई जाति के थे। परछाई मतलब परछाई एक जाति, यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे बाद में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जो बैल थे वो परछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। तो पशुओं में भी कई जातियां आती हैं, आप ब्रीड्स के नाम से आप जानेंगे, जैसे डॉग्स में होते हैं, तो बाकी पशुओं में भी होता है, उनकी कई जातियां होती हैं। उन जातियों के हिसाब से उनका डील डॉल होता है, कद काठी होती है, और उसी के हिसाब से वो जब आप पेट खरीदते भी हैं तो उसी के हिसाब से रेट भी लगते हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। अलग अलग जगहों से भी अगर बैल को लेकर ये आया था झूरी, लेकिन साथ में रहने से उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो यहाँ पर एक बात इसके द्वारा हमको ये समझना चाहिए कि हम चाहे जिस भी जगह के रहने वाले हों, अगर हम साथ में रह रहे हैं किसी के, अगर मनुष्य के रूप में, यहाँ तो एक पशु की तुलना की गई, लेकिन ध्यान रखिए इस पाठ में पशुओं के द्वारा ही हम इंसानों को शिक्षा लेखक देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आने के बाद भी दोनों में साथ में रहने के कारण बिल्कुल भाईचारा हो गया था, बिल्कुल दोस्ती हो गई थी भाइयों जैसी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे वे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, और मूक भाषा में मतलब बिना बोले आपस में एक दूसरे को ध्यान से टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बिना बोले ही एक दूसरे की जैसे बातें समझ ले रहे हैं, बोल दे रहे हैं, इस तरह से वो करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब अगर आप किसी के बहुत करीब हैं, किसी इंसान के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उसके मन की बात आपको उसके बिना कहे आपको पता चल जाएगी। या आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे बच्चे अक्सर माँ के करीब होते हैं, तो माँ जो है आपके मन की बात जान जाती हैं।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो अब लेखक कहते हैं कि ज़रूर उनमें कोई ऐसी शक्ति होगी कि बिना कहे बिना बोले वो कैसे एक दूसरे की बात को जान ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले, तो हम जो मनुष्य हैं वो हम सारे जो जीव हैं इस धरती पर उन सब में श्रेष्ठ हैं। तो जो गुप्त शक्ति है जो मन की बातों को समझने वाली, इस बात से हम शायद मनुष्य भी वंचित हैं। शायद हम में भी ऐसी श्रेष्ठता हमारे अंदर नहीं है, ऐसी कोई गुप्त शक्ति शायद हम में से भी किसी के अंदर ना हो कि हम बिना कहे बिना बोले किसी की बात को, किसी के मन की बात को हम समझ सकें। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं थे। अब ये चीज़ जो है चाटना चूटना, ये आप अक्सर गायों में आप देखेंगे, कुत्तों में भी आप पाएंगे, पशुओं में ज़्यादातर इस तरह का आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को इस तरह से अपना प्रेम प्रकट करते हैं, सहला कर चाट कर अपनी जीभ से। साफ़ सफाई भी अपने शरीर की वो इसी तरह से करते हैं। तो इस तरह का जो है दोनों बैल आपस में क्या करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब चाटते चूटते तो थे, एक दूसरे को सूंघ के अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। सींग मिलाना मतलब आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा दिखानी, लड़ाई करना, लेकिन ये केवल एक विनोद मतलब हंसी मजाक में होता था, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती थी, धौल धप्पा मने धक्का मुक्की, हाथों से मारना होने लगता है। जैसे हम आपस में दोस्ती यारी में इस तरह के धक्का धुक्की कर देते हैं, मुक्के मार देते हैं और पैर मार के गिरा भी देते हैं। तो इस तरह का प्रेमालाप होता है, ये कोई गुस्से में या शत्रुता में नहीं, इस तरह का वो दोनों बैल करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। और अगर आप सच्चे मित्र हैं तो इस तरह का बर्ताव आप अपने मित्र से ज़रूर करते होंगे। और अगर लेखक बताते इस तरह का अगर आप में नहीं है, इस तरह की लड़ाई झगड़े अगर आप में नहीं हो रहे, अगर सच्ची दोस्ती है तो प्यार है, तो झगड़ा भी है, लड़ाई भी होगी। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी दोस्ती फुसफुसी है, हल्की है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब आगे बता रहे, जब इनको हल लगाकर इनको खेत में ले जाया जाता था, जोता जाता था, तो दोनों ही बैलों की, जो हीरा और मोती जो थे, उन दोनों की यही चेष्टा होती थी, यही वो दोनों प्रयास करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे गर्दन की ओर रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाऊँ। यही हीरा भी सोचा करता था कि मैं ज़्यादा भार उठाऊँ, और मोती भी यही सोचता था कि मैं ज़्यादा भार उठाऊँ और अगले को ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़े। तो ये सब गहरी दोस्ती, गहरी मित्रता के सारे लक्षण हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। एक खुलते मतलब जब उनको खेत से वापस जब ले आता था अछूरी, काम कराकर खेत जुतवा कर, और फिर जब उनको हल में से खोल दिया जाता था, अपने घर ले आकर वो खोल देता था, तो दोनों एक दूसरे को चाटते थे, क्योंकि हल में जुते होकर वो नहीं एक दूसरे को इस तरह से कर सकते थे, अपना प्रेम नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे वो खुलकर घर आते तो वो इस तरह से अपने प्रेम को प्रकट करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। नाद जो है एक बर्तन होता है, बड़ा सा मिट्टी का या चाहे सीमेंटेड, जिसमें जानवरों को भूसा आदि दिया जाता है, जिसमें वो खाना खाते हैं। तो साथ में दोनों उसमें मुंह डालते थे, एक ही साथ मुंह डालते थे, मतलब एक ही साथ खाते थे, और एक मुंह उठा लेता था तो दूसरा भी मुंह अपना हटा लेता था, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटाता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। तो एक बार क्या हुआ, संयोग से मतलब ऐसे ही जूरी ने उन दोनों जो बैल हैं उनको ससुराल भेज दिया, अपनी बीवी के मायके भेज दिया। और बेचारे बैलों ने सोचा कि हमारा मालिक शायद हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो जो गोई है वो गया के घर का काम करने वाला है, उसी के हाथों से
झूरी ने अपने दोनों बैल को अपने बीवी के घर में भिजवा दिए, गया के घर में। गया उसके साले का नाम है। तो उसको जो है बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसको बिल्कुल पसीना छूट गया उन बैलों को गया के घर तक ले जाते। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मतलब बहुत मुश्किल से पीछे से हाँकता तो इधर उधर भागने लगते, और पगहिया पकड़ कर खींचते, मतलब गले में जो उनके लगा हुआ था उसको पकड़ के खींचते तो वो पीछे की ओर जोर लगाने लगते। मारता तो दोनों बैल नीचे करके हुंकारते मतलब अपना गुस्सा दिखाते कि अभी ज़्यादा किया तो अभी बस उठा के तुम्हें पटक दूंगा, इस तरह से जैसे वो कर रहे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के पास ज़ुबान होती तो शायद ये पूछ लेते झूरी से कि तुम क्यों हमें बेच दिया, तुम्हें और मेहनत चाहिए था, अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो तुम हमें बताए होते, हम और मेहनत करते और अच्छे से काम करते, और लेकिन तुमने हमें क्यों बेच डाला, क्यों हमें अपने घर से निकाल दिया? हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हम तो कह रहा है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दोनों बैल शायद कहते उससे, झूरी से, कि हम तो तुम्हारे यहाँ काम कर कर के मर जाना हमें कबूल था, लेकिन इस तरह से बेचा जाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? तो इस तरह के जो बात है वो लेखक कहना चाह रहे हैं कि शायद इस तरह की बातें अगर जानवरों के पास जो मोती और हीरा के पास ज़बान होते तो शायद वो कहते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। शाम हो गई थी उन दोनों को गया के घर तक ले जाते गोई को। दिन भर के भूखे थे, दिन भर कुछ खाने को नहीं दिया उसको गोई ने, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए उन्हें बेगानों से लगते थे। तो मन उदास था, दुखी था कि वो अपने मालिक के पास से चले आए थे, जहाँ पर प्यार तो उसको भरपूर मिलता था, दोनों को, हीरा और मोती को भरपूर प्यार मिलता था। भले हो सकता है थोड़ा सा दाने चारी में हो सकता था कुछ कमी रह जाती हो, लेकिन जब वो यहाँ गया के घर आए और उसको खाने को दिया गया, नाद में उन दोनों को ले जाया गया, तो दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मन उनका उदास था। उनका जो पुराना घर था छूट गया था, दूर हो गए थे वो, अब वो किसी दूसरे घर में थे, और जितने लोग हैं वो सब उनके लिए नए थे, बेगाने थे। आगे के भाग को हम सब फिर से एक बार समझते हैं। पृष्ठ संख्या 7, तीसरा पैराग्राफ। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। तो ये उस समय का वर्णन है जब गया के घर में दोनों बैल हैं, उनको ले जाया गया है और ज़बरदस्ती जो है उनको बांध के रखा गया है। वो दोनों परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, और शाम का समय जब होता है, जब गायों को, जानवरों को अपने घर ले जाया जाता है, तो उसी समय का ये वर्णन हो रहा है कि दोनों बैल जो हैं आपस में इशारे से ही आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कनखियों से, मतलब तिरछी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं। शायद उनको पास में बैठने भी नहीं दिया जा रहा हो, साथ साथ बैठे भी ना हो, और उसके बाद जो है आपस में इन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। तो बैल तो थे ही बहुत अच्छी जाति के, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, तो ताकत तो होगी बैल के पास, लेकिन ये ऐसा समय था जब ये बिल्कुल खुश नहीं थे अपने उस घर को छोड़कर यहाँ पर, और गया के साथ रहना इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो
जब उन्होंने देखा कि सब पूरा घर सो गया है, पूरा गांव सो गया है, तो जिन रस्सी से गायों को या पशुओं को बांधा जाता है वो काफ़ी मजबूत होते हैं और वो एक खूंटे से गड़े होते हैं ज़मीन के अंदर। तो उन दोनों ने उस मजबूत रस्सी को बहुत ही ताकत के साथ तोड़ तोड़ डाला। और उन किसी पशु के लिए उसको तोड़ना बड़ा ही नामुमकिन था, लेकिन इस समय एक अलग ही शक्ति उनके अंदर आ गई थी और उन्होंने जोर लगा के उसको तोड़ दिया। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो सुबह तक जो है वो लोग घर पहुंच गए थे और झूरी ने जब देखा तो जो उनके नाद वाली चटनी होती जिसमें उनको भूसा दिया जाता है, खाना दिया जाता है, वहाँ पे वो खड़े थे। क्योंकि पशु हैं, मुँह से बोल तो नहीं सकते कि मुझे भूख लगी है और दरवाज़ा खटखटा के झूरी को उठा देते। तो वो जानवर है, इसी तरह का वो बर्ताव करते हैं। पशु जब उन्हें भूख लगती है अपने खाने के बर्तन पर या खाने की जगह पर चले जाते हैं। कुत्ते होते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं खाने के लिए। तो ये हैं बैल, तो ये जाकर वहाँ नाद के पास, चरनी के पास खड़े हो गए और दोनों की गर्दनों पर जो गराव था वो आधा आधा लटका था, जो जिससे वो लोग दोनों बंधे थे वो आधा आधा लटक रहा था अभी भी, क्योंकि उसको गले से तो उतारा नहीं गया था, किसी मनुष्य के द्वारा ही उसको उतारा जाता। और कीचड़ से उनके पैर वैर सरे होंगे, मतलब ये इस तरह की बात दिखा रहा है कि वो लोग भागते भागते, रात का समय था, अंधकार, कुछ दिख नहीं रहा होगा, बस वो भाग रहे होंगे उस परिचित रास्ते पर जहाँ पर जो रास्ता उनको उनके घर तक पहुँचाता है। और उनकी आंखों में एक विद्रोह तो था, एक गुस्सा तो था, लेकिन उसमें भी एक स्नेह झलक रहा था। तो ऐसा विद्रोह में स्नेह ये भी जो है ये पशुओं में नहीं देखा जाता, ये इंसानों, मनुष्यों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा मन में गुस्सा भी रहे लेकिन प्यार से रूठना मनाना वाला जैसा व्यवहार हो, उस तरह का था उनके हृदय में। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। तो दोनों को वो जो है बार बार चूम रहा था, वो लोग भी जो है अपनी जीभ से हो सकता है उसको चाट रहे होंगे, प्रेम कर रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। तो सभी जो है गांव के बच्चे हैं, लड़के हैं, सब खुश होने लगे, क्योंकि सबको पता था कि ये झूरी के बहुत ही सुंदर बैल हैं, झूरी इनसे बहुत प्यार करता है। तो गांव वालों को भी बड़ा लगाव था इन दोनों बैलों से। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, मतलब अभूतपूर्व नहीं थी, ऐसा पहले हुआ होगा। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो जैसे किसी का, मनुष्यों में किसी का स्वागत करते हैं तो अभिनंदन स्वागत पत्र हम उसको देते हैं, कुछ लव ऑफ टोकन जैसा कुछ देते हैं। तो पशु है, पशु को क्या दे? तो पशु को पशु के लायक चीज़ें ही देंगे, कपड़े उपड़े तो पहनाएंगे नहीं हम उन्हें। तो कोई रोटी लेकर आ जा रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई चोकर, कोई भूसी, मतलब ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो पशु के योग्य हो, पशु जिसको खाता हो, उसके स्वागत के तैयारी में। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो अब वहाँ पर जितने बच्चे खड़े हैं सब आपस में बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे, फिर दूसरा भी उसका समर्थन कर रहा है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवादन करने का किसी को साहस न हुआ। तो अब जो तीसरे बच्चे ने बोला तो वो तो उसने तो बहुत ही बड़ी बात बोली, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि नहीं नहीं ये बैल नहीं, ये पिछले जन्म में ज़रूर आदमी होंगे। आदमी होंगे क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि जो हाव भाव बर्ताव उन बैलों के होते थे वो मनुष्यों वाले थे। एक दूसरे को कनखियों से देखना, बिना बोले एक दूसरे की बातों को सुन लेना, तो इस और प्यार दुलार करना, दोस्ती दिखाना, और गया के लिए नफ़रत और अपनी झूरी के लिए प्रेम दिखाना, स्नेह दिखाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो उनको ही देखकर उस बच्चे ने बोला कि ये ज़रूर पिछले जन्म में कोई आदमी होंगे। तो इसका फिर जवाब देने की किसी में साहस नहीं हुई। फिर इसके बाद कोई उत्तर सूझा नहीं किसी को। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी।
बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दिया होगा, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? अब दोनों में बहस हो रही है, पति पत्नी में। पत्नी जो है गुस्से में तिलमिला उठी उन दोनों बैलों को देखकर, क्योंकि वो उसके भाई के घर से भाग आए थे और झूरी जो है बड़ा दुलार प्यार कर रहा था। तो झूरी को अच्छा नहीं लगा उसकी बीवी ने उन बैलों को नमक हराम कहा, क्योंकि वो जानता है कि उसके बैल मेहनती हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छे से काम करते हैं झूरी के लिए। तो इस वजह से झूरी ने कहा कि क्यों नमक हराम कह रही हो, ज़रूर उसको खाने पीने को नहीं दिया होगा, इसलिए वो बेचारे क्या करते, चले आए वहाँ से भाग के। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो जो भी बातें हैं, ये सारी बातें झूरी की पत्नी रोब में बोल रही थी, गुस्से में बोल रही थी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को छीटाकशी कर रहे हैं। स्त्री को, पत्नी को वो छेड़ रहा है, गुस्से में पत्नी जवाब दे रही है। तो बार बार पत्नी को वो कह रहा है झूरी कि तुम्हारे घर से उसको खाना नहीं मिला। तो ये बात सुन के जो है उसकी पत्नी बहुत चिढ़ जा रही है, गुस्सा हो जा रही है, और फिर कह रही कि तुम बुद्धू हो जो तुम बैल को इतना प्यार दुलार करते हो। कौन बैल को इतना प्यार दुलार करता है, सहलाता रहता है इंसानों की तरह, जैसे कोई इंसानों को सहलाता है। बैल तो हमारे लिए ही होते हैं, हमारे ज़रूरत के लिए, हमारे काम के लिए होते हैं। तो वो काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो ये सब कहना था उसकी पत्नी का। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, मतलब अगर कुछ खाने को देते हैं तो मेहनत से काम भी लेते हैं घर में। झूरी अपने घर की बात बता रही है, सॉरी गया की, अरे बहन जो है वो अपने घर की बात बता रही है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब पत्नी तो चिढ़ गई थी। पत्नी जो है घर के रसोई और आदि और जो राशन पानी होता है, भले पति ला के रखता है, लेकिन हिसाब किताब पत्नी रखती हैं, माँ लोग रखती हैं, क्या चीज़ कितना है, कहाँ है, कैसे है, किसको कब देना है। तो यहाँ पर पशुओं के बारे में भी उसने, पत्नी ने बोल दिया कि ठीक है, अब जो है इनको केवल सूखा भूसा मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल गुस्सा गई थी कि वो उसके घर से भाग आए थे। और मजूरा जो गायों बैलों को देखने वाला जो व्यक्ति था, उसको भी कड़ी हिदायत दे दी गई, मैंने बिल्कुल से सख्ती से मना कर दिया गया कि बिल्कुल इसको सूखा भूसा देना है, कोई उसके साथ कुछ भी मिला के तो मत देना। तो आप पाठ में देखेंगे कई जगह आपको उर्दू वाले शब्द भी मिलेंगे। तो जो ताकीद है ये भी उर्दू शब्द है, इसको आप अंडरलाइन करते जाइए, जो भी उर्दू शब्द मिल रहे हैं, मुहावरे मिल रहे हैं, कि आगे चलकर आपके काम आ सके। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब पहले ही मना कर दिया था कि कोई खली वगैरह मत देना। तो खली जो होती है वो कई तरह की होती हैं, सरसों की भी खली होती है, तो भूसे में मिला के दिया जाता है जानवरों को। तो जब वो खा रहे, सूखा भूसा था, भूसा तो वैसे ही सूखा होता है, पशु खाते हैं, लेकिन उसको, और कोई उसमें चिकनाहट आदि कुछ नहीं मिल रहा था, कोई टेस्ट, कोई मज़ा नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद उम्मीद से दोनों बैल जो है दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि हो सकता है कोई कुछ डाल दे कि खा लें वो। झूरी ने मजूरे से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो ये बात जो है, झूरी एक बार मजूरे से रिक्वेस्ट करता है कि अरे जा चुपके से लेके आ जा, डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मजूरा है कहता है कि नहीं, बाद में तुम मालकिन से मिल जाओगे और उसके बाद मुझे ही डांट सुनवा दोगे। आगे का भाग हम सब समझते हैं। पृष्ठ संख्या 9। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। मतलब दोनों जो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों गया के घर से भाग आए थे झूरी के पास। तो फिर जो है वो आता है, गया का साला, उसकी पत्नी का भाई, और दोनों बैलों को ले जाता है।
अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब ऐसे ही हाँकते हुए नहीं ले गया रस्सियों के सहारे, अब उसको बैलगाड़ी में जोत कर वो उसको ले जा रहा था, क्योंकि बैलगाड़ी में जब उसे ले जाएगा तो वो दोनों जुए से बंधे रहेंगे, दोनों के कंधे पे जुआ रहेगा और वो भाग नहीं पाएंगे इधर उधर बैलगाड़ी होने की वजह से। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोती और हीरा दोनों के स्वभाव में अंतर है। मोती थोड़ा गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा उसे आ जाता है, लेकिन जो हीरा है वो थोड़ा सा जो है सहनशील है। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही देखने वाली है कि जब कोई व्यक्ति, दो जन है, उसमें से कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है और अगला सहनशील है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो मामले को संभाल लेता होगा, और इस तरह का व्यवहार एक अच्छे रिश्ते को बताता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अच्छा, तो उसके पास उसके अपने भी कुछ बैल हैं, गाय भी हैं, और इन दोनों को वो लेकर आया था खेतों में मजदूरी कराने के लिए, खेतों में जोतने के लिए। तो उसको पता था कि इन दोनों ने रस्सियों को तोड़ डाली थी, तो इस बार उससे भी मोटी रस्सियों से उनको बांधा और उनको परेशान करने के लिए सूखा भूसा दे दिया खाने को। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो मतलब मज़ा चखाया जहाँ पर लिखा है, उसका मतलब यही था कि उन दोनों को मारा भी उसने और खाने को सूखा भूसा दिया। और झूरी तो इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करता था। उसको कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसको कभी उन बैलों को डांटे। बस थोड़ा सा गुस्से से बोलता था कि वो दोनों बैल जो है अपने आप तुरंत काम पे लग जाते थे, उसकी बात सुनते थे। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। तो उन दोनों बैलों को बहुत ही बुरा लगा। दोनों खुश नहीं थे और उन्होंने उस सूखे भूसे की तरफ नज़र उठा के देखी भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो यहाँ पर अब एक विद्रोह की भावना हम देख रहे हैं। जैसा कि पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि गधे का छोटा भाई कहा गया है बैल को, लेकिन बोला गया था कि लेकिन कभी कभी ये जो है गुस्सा भी दिखाता है, विद्रोह भी करता है। तो यहाँ पे इसी विद्रोह को हम देखते हैं कि जब उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनके मन लायक बात नहीं हो रही है, तो वो दोनों विद्रोह कर रहे हैं। और ठान लिया उन लोगों ने कि आज हम लोग खेत में नहीं जुतेंगे। तो वही काम करते हैं और जो है चाहे उनको मार पड़ती है, चाहे डंडे पड़ते हैं, वो दोनों एक जगह से टस से मस नहीं होते। फिर उसके बाद हल, जुआ सब एक किनारे हो जाता है, दोनों सारी चीज़ें टूट टाट जाती हैं। और बताया जा रहा है कि अगर वो उस समय रस्सी से या जुए से ना बंधे होते तो शायद इस बार वो पकड़ में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो अब मोती जो है, जो कि गुस्सैल है, और हीरा जो कि समझदार है, तो वो उससे कहता है कि मत ऐसा करो, भागो मत, क्योंकि भागना बेकार है, हम सब पकड़ा जाएंगे और मार खाएंगे। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। मतलब बैल का जन्म लिया है, खेत में जोतेंगे, मालिक मारेगा तो ये तो होना ही है, ऐसा वो मोती कहता है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को समझाने के लिए तैयार हैं, और मार खाने के लिए भी तैयार हैं एक दूसरे के लिए। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। तो हमारी जाति का धर्म नहीं, क्या नहीं धर्म है कि चुपचाप मार खा लो।
तो ये जो है मतलब बताना चाह रहे हैं ये कि कोई ऐसा हमारा धर्म नहीं है कि हम चुपचाप मार खाते रहें और चुपचाप अन्याय हम सहते रहें। तो इस बात से हमको ये थोड़ा सा समझना है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, हम अपनी जगह पर सही हैं, तो उस जगह पे आप वहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि तुम देखो ऐसा मत करो और तुम पहले सोचो समझो अपनी हर एक बात को, हर हर हरकत को, और फिर इस तरह का कदम उठाओ। तो एक तरह से पाठ यहाँ पर जो कि प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि आज़ादी के पूर्व का समय है जब हम गुलाम थे, तो इसके माध्यम से भी लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं उस समय की बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं कि विद्रोह सहना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर गुलामी कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। आप हमारे देश में हैं और हम ही पर शासन कर रहे हैं, तो हर एक विद्रोह का जवाब देना है और अन्याय का सामना करना है। तो यहाँ पर लेखक हमको इस बात से ही दर्शाना चाह रहे हैं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। मोती इसलिए ऐंठ कर रह गया क्योंकि मोती चाह रहा था कि दोनों को पटक कर मारा जाए, और दोनों बैल थे, चाहते तो दोनों मनुष्यों का सामना कर सकते थे, क्योंकि बैल और सांड जो जिनकी शक्ति होती है मनुष्य के आगे कोई नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली होते हैं। उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती मतलब गुस्सा आ जाता, अगर इस समय उन दोनों ने लाठियों से मारा होता तो मोती भी पलट कर मारता। और उसके बाद लिखते हैं, उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब मसलहत भी एक उर्दू वर्ड है, मतलब एक सही वो है, विचार है कि समय जो है मारना नहीं चाहिए बैलों को, नहीं तो ये हो सकता है हमें पटक दें, मार दें। तो पशुओं का क्रोध जो है, बैल है, गाय है, इनका क्रोध आप देखकर समझ जाएंगे जो है कि ये गुस्से में है, इनके सामने नहीं आना चाहिए था। क्योंकि कई बार आप देखेंगे इस तरह का वाक़या हुआ है कि गुस्से में बैलों के, गायों के सामने अगर लोग आ गए हैं और वो उनको पटक दिए हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख को तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यही भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। तो ये दो जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जानवरों को घर ले आया गया, उनको खाने को सूखा भूसा फिर से दिया गया। दोनों नाराज़ थे, दुखी थे, और इस बार भी उन्होंने खाना नहीं खाया। और बाकी घर के जो लोग हैं वो अंदर चले गए, अंदर जाके वो भोजन करने लगे। तो उस घर का जो मालिक है उसकी एक छोटी बेटी है जिसकी माँ मर चुकी है, और सौतेली माँ जो है उसे बहुत मारती है, परेशान करती है। तो इस समय उस लड़की को अपनी ही तरह इन बैलों का भी लगा व्यवहार कि जैसे मुझे मार पड़ती, जैसे मुझे परेशान किया जाता है, वैसे इसके साथ, इन दोनों बैलों के साथ भी हो रहा है। तो एक अपनापन का एक रिश्ता हो गया उस लड़की का उन बैलों के साथ। और वो बेचारी अपने घर से चुपके से 2 रोटियां ले आई, एक रोटी मोती के मुंह में और एक हीना के मुंह में उसने डाल दिया। लेकिन इस एक एक रोटी से तो उसकी भूख शांत नहीं हुई, लेकिन एक हृदय का जो मतलब एक मन को जो तसल्ली मिलती है वो उनको मिला, मतलब हृदय को भोजन मिल गया। मतलब उन दोनों बैलों का मन शांत हुआ इसके इस स्नेह को देखकर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उस घर में वो उन्हें मारते थे, परेशान करते थे, और एक यही छोटी लड़की थी जो एक अपनापन और प्रेम उन दोनों बैलों को दिखाती थी। आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी।